अपन शुरू करने जा रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र के बारे में। मानव पाचन तंत्र के जो 20 इम्पोर्टेंट पर्सन हैं उनकी आज अपन चर्चा करेंगे। तो 20 MCQ पर्सन हैं आज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, मानव पाचन तंत्र के बारे में। तो शुरू करते हैं। मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र। मानव में दांत टीथ कितने प्रकार के होते हैं? तो मानव में दांत कितने प्रकार के पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है 1 प्रकार के, 2 प्रकार के, C 3 प्रकार के, D 4 प्रकार के। इसका सही उत्तर है D 4 प्रकार के। तो मानव में दांत 4 प्रकार के पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, विभिन्न स्तरों पर भोजन पाचित रस अवशिष्ट की गति को कौन नियंत्रित करता है? मानव पाचन तंत्र में जो पाचन तंत्र है उसके अंदर विभिन्न स्तरों पर भोजन को, पाचित रसों को और अवशिष्ट की गति को कौन नियंत्रित करता है? पहला ऑप्शन है सवर्णी पेशियाँ, B म्यूकोसा, C श्लेष्मा उपकला, D नेफ्रॉन। तो इसका सही उत्तर है A सवर्णी पेशियाँ। A सवर्णी पेशियाँ। सवर्णी पेशियाँ विभिन्न स्तरों पर भोजन, पाचित रस और अवशिष्ट की गति को नियंत्रित करता है। तीसरा प्रश्न है इसका, मांसाहारी पशुओं में कौन से दांत सर्वाधिक विकसित होते हैं? मांसाहारी पशुओं में कौन से दांत सर्वाधिक विकसित होते हैं? A कृंतक, B रदनक, C च्यवनक, D अग्रच्यवनक। तो इसका सही उत्तर है रदनक। जो रदनक दांत होते हैं वो मांसाहारी पशुओं में सर्वाधिक विकसित होते हैं, ताकि वो काटने और चीरने और फाड़ने में इनको काम में ले सकता है। मनुष्य में जो दांत हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, इसको भी अपने को ध्यान देना है। मनुष्य में दांत 4 प्रकार के होते हैं। यह है कृंतक, रदनक, च्यवनक और अग्रच्यवनक। अगला प्रश्न है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस का प्रमुख कार्य क्या है? एपिग्लोटिस का प्रमुख कार्य A भोजन को ग्रसनी में भेजना, B भोजन को श्वास नली में प्रवेश से रोकना, C भोजन को ग्रहणी तक पहुंचाना और D उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है कि ये जो एपिग्लोटिस होता है वो भोजन को श्वास नली में प्रवेश से रोकता है। एपिग्लोटिस भोजन को श्वास नली में प्रवेश से रोकता है। प्रश्न नंबर 5, एंजाइमों द्वारा सर्वाधिक भोजन के पाचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? एंजाइमों द्वारा सर्वाधिक भोजन के पाचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? A अग्रसुदांत्र, B सुदांत्र, C ग्रहणी, D बहिदांत्र। तो इसका सही उत्तर है ग्रहणी में। तो ग्रहणी में एंजाइमों के द्वारा सर्वाधिक भोजन के पाचन की क्रिया संपन्न होती है। प्रश्न नंबर 6 है, निम्न में से लार ग्रंथि नहीं है। निम्न में से लार ग्रंथि नहीं है। तो लार ग्रंथि जो है वो 3 प्रकार की होती है। लार ग्रंथि 3 प्रकार की होती है जो मानव के मुख में होती हैं। तो उसमें से कर्णपुर जो ग्रंथि होती है वो लार ग्रंथि होती है। अधोजम ये भी लार ग्रंथि होती है। अधोजिह्वा ये भी लार ग्रंथि होती है। तो इसमें सिर्फ जो पीयूष ग्रंथि है वो लार ग्रंथि नहीं होती है। पीयूष ग्रंथि लार ग्रंथि नहीं होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, मानव के कौन से दांत कुतरने और काटने का कार्य करते हैं? मानव के कौन से दांत काटने व कुतरने का कार्य करते हैं? A कृंतक, B रदनक, C अग्रच्यवनक और D च्यवनक। पहले भी बताया है आपको कि मानव में कुल 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रच्यवनक और च्यवनक। तो इसमें प्रश्न है कि मानव के कौन से दांत कुतरने और काटने का कार्य करते हैं? तो कुतरने और काटने का कार्य करते हैं कृंतक दांत। कौन से दांत?
कृंतक। तो इसका सही उत्तर है कि काटने का कार्य कृंतक करते हैं। प्रश्न नंबर 8, मानव के किस अंग द्वारा भोजन का सर्वाधिक पाचन तथा अवशोषण होता है? मानव के किस अंग द्वारा भोजन का सर्वाधिक पाचन तथा अवशोषण होता है? ए मुख, बी आमाशय, सी छोटी आंत और डी बड़ी आंत। तो इसका सही उत्तर है सी छोटी आंत। जो छोटी आंत द्वारा भोजन का सर्वाधिक पाचन और अवशोषण किया जाता है। अधिकांश भोजन यहीं पर पाचन हो जाता है और उसका अवशोषण भी किया जाता है। प्रश्न नंबर 9, मानव के किस अंग द्वारा जल व खनिज लवणों का अवशोषण होता है? मानव के किस अंग द्वारा जल व खनिज लवणों का अवशोषण होता है? तो पाचन तंत्र का वो कौन सा भाग है जो जल और खनिज लवणों का अवशोषण करता है? क्योंकि अधिकांश भोजन का अवशोषण और पाचन जो है छोटी आंत में होता है, तो कौन सा भाग है जहाँ जल और खनिज लवणों का अवशोषण होता है? तो इसका पहला ऑप्शन है आमाशय, बी छोटी आंत, सी बड़ी आंत और डी कृष्णी। तो इसका सही उत्तर है बड़ी आंत। वही दांतर भी कहते हैं इसको, बड़ी आंत। इसमें भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है। प्रश्न नंबर 10, मुख में लार ग्रंथि का कार्य है। मुख में लार ग्रंथि का कार्य है। मुख में जो लार ग्रंथि होती है, जो लार स्रावित करती है, वो क्या कार्य करती है? जो लार या लार ग्रंथि का जो कार्य है वो है पहला स्टार्च का पाचन, तो ये भी करती है। मुख में स्टार्च का पाचन लार ग्रंथि करती है। दूसरा है भोजन को चिकना और घुलनशील बनाना, ये भी कार्य लार ग्रंथि करती है। स्टार्च का पाचन भी करती है, भोजन को चिकना और घुलनशील बनाती है। और सी दांत और जीभ की सफाई भी करती है। दांत और जीभ की सफाई करने का कार्य भी लार ग्रंथि द्वारा किया जाता है। इसका मतलब इसका डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। यानी मुख में लार ग्रंथि स्टार्च का पाचन करती है, भोजन को चिकना और घुलनशील बनाती है और दांत और जीभ की सफाई भी करती है। प्रश्न नंबर 11, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ए लार ग्रंथि, बी अग्नाशय, सी यकृत और डी पीयूष ग्रंथि। तो इसका सही उत्तर है सी यकृत ग्रंथि। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। प्रश्न नंबर 12, आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी एस्टोसल्फर सल्फ्यूरिक अम्ल, सी HNO3 नाइट्रिक अम्ल या डी सभी। तो इसका सही उत्तर है कि आमाशय में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। आमाशय में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। प्रश्न नंबर 13, इसी से संबंधित है कि आमाशय में HCl का स्त्रावण कौन सी कोशिका करती है? आमाशय में HCl का स्त्रावण कौन सी कोशिका करती है? ए आंत्र कोशिका, बी अवरोधी पेशियाँ, सी परिशेषिका, डी ऑक्जेंटिक कोशिका। तो इसका सही उत्तर है डी ऑक्जेंटिक कोशिकाएं। ये ऑक्जेंटिक कोशिकाएं HCl का स्त्रावण करती है। ऑक्जेंटिक कोशिकाएं जो आमाशय में स्थित होती हैं वो HCl का स्त्रावण करती हैं। प्रश्न नंबर 14, कौन सा एंजाइम शिशुओं में दुग्ध प्रोटीन का पाचन करता है? कौन सा एंजाइम शिशुओं में, छोटे बच्चों में दूध के प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है? ए लाइपेज, बी माल्टेज, सी रेनिन और डी सुक्रेज। तो इसका सही उत्तर है सी रेनिन। जो रेनिन है वो शिशुओं में दुग्ध प्रोटीन का पाचन करता है। शिशुओं में दुग्ध प्रोटीन का पाचन रेनिन एंजाइम द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 15 है, कायम भोजन का एक आकार है कि भोजन में कायम का निर्माण कहाँ होता है? कायम का निर्माण कहाँ होता है? मुख में, सी कृष्णी में, सी आमाशय में, डी छोटी आंत में। तो इसका सही उत्तर है सी आमाशय में। आमाशय में भोजन जो है वो कायम कहलाता है। आमाशय में भोजन कायम कहलाता है। प्रश्न नंबर 16, लार ग्रंथि में उपस्थित एंजाइम है। लार ग्रंथि में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ए टाइलिन, बी पेप्सिन, सी लाइपेज, डी लैक्टेज। तो लार ग्रंथि में जो एंजाइम पाया जाता है उसका नाम है टाइलिन। लार ग्रंथि में उपस्थित एंजाइम का नाम है टाइलिन।
स्टाइलिन को एमाइलेज भी कहते हैं। स्टाइलिन को एमाइलेज भी कहा जाता है। लार्ज एंजाइम का नाम टाइलिन या एमाइलेज भी है। प्रश्न नंबर 17, निम्न में से मिश्रित ग्रंथि है। इनमें से कौन सी ग्रंथि है जो मिश्रित ग्रंथि? मिश्रित का मतलब होता है जो अंतःस्रावी ग्रंथि भी होती है और बाह्य स्रावी ग्रंथि भी होती है। दोनों प्रकार के कार्य करने वाली ग्रंथि कौन सी है? ए लार ग्रंथि, बी अग्नाशय ग्रंथि, सी यकृत ग्रंथि और डी थायराइड ग्रंथि। इसका सही उत्तर है बी अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय जो ग्रंथि होती है वो बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों ही प्रकार की कार्य करती है। प्रश्न नंबर 18, रदनक दांतों की संख्या कितनी होती है? मानव में जो दांत होते हैं उनमें से रदनक जो दांत हैं उनकी संख्या कितनी होती है? तो मानव में कुल 32 दांत पाए जाते हैं। मानव में कुल 32 दांत पाए जाते हैं। उनमें से रदनक की संख्या कितनी होती है? ए प्रत्येक जबड़े में 1-1, बी प्रत्येक जबड़े में 2-2, सी प्रत्येक जबड़े में 4-4, डी प्रत्येक जबड़े में 3-3। इसका सही उत्तर है बी प्रत्येक जबड़े में 2-2, यानी प्रत्येक जबड़े में 2-2 होते हैं। तो रदनक दांतों की संख्या प्रत्येक जबड़े में 2-2 होती है। प्रश्न नंबर 19, इंसुलिन व ग्लूकेगॉन तथा अग्नाशय रस का स्त्रावण कौन सी ग्रंथि करती है? इंसुलिन व ग्लूकेगॉन तथा अग्नाशय रस का स्त्रावण कौन सी ग्रंथि करती है? ए लार ग्रंथि, बी पीयूष ग्रंथि, सी अग्नाशय ग्रंथि और डी यकृत ग्रंथि। तो इसके नाम से आपको पता चल जाएगा कि अग्नाशय रस है, तो इसका उत्तर अग्नाशय ग्रंथि है। तो इंसुलिन और ग्लूकेगॉन इन हार्मोनों का मिश्रण करती है और अग्नाशय रस का भी स्त्रावण करती है, इसीलिए इसे मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अवशेषी अंग है? अवशेषी अंग है। ए परिशेषिका, बी फंडिस, सी ग्रहणी, डी ग्रसनी। तो अवशेषी अंग जो होता है उसका मतलब वर्तमान में अभी इसका कोई कार्य नहीं है, यह अवशेष मात्र के रूप में उपस्थित होती है। तो ऐसा कौन सा अंग है जो अवशेषी अंग है? तो इसका सही उत्तर है परिशेषिका। इसका सही उत्तर है परिशेषिका। ये परिशेषिका अवशेषी अंग है, इसको एपेंडिक्स भी कहा जाता है। एपेंडिक्स। तो परिशेषिका एपेंडिक्स ये अवशेषी अंग आज की तारीख में। तो आज का अपना टॉपिक यही खत्म होता है।